नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है ज्योग्राफी की। इसमें अपना अध्याय है 3। ठीक है ना। तो चलिए हर एक फैक्ट, तथ्य और हर एक लाइन को आराम से समझते हुए याद करते चलेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक बुक सबसे महत्वपूर्ण होती है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो चलिए, और यह वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटी से लेकर चाहे बड़ी तक एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि ऑथेंटिक बुक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अफवाह है। अफवाह है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती थे। अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब वो पूछ लेगा, बताए अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह द्रोणी। ठीक है। अपवाह द्रोणी कहते हैं। बताइए, अपवाह द्रोणी कहते हैं एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे कि ये नदी है तो ऐसे ऐसे जो ये है ना, ये द्रोणी है, ये अपवाह द्रोणी है। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी धारा धारा प जल विभाजक है ना। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। पर्वत या उच्च भूमि, जैसे कि उच्च भूमि आ जाती है ना, बीच में आ जाती है ना। जैसे कि कोई नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो कोई ज़मीन है। अब ज़मीन के अगर ऊपर अपन कुछ माटी पटक देते हैं तो वो जो जल यूँ होके जाता था अब वो अगल बगल में होके जाएगा। तो वो जो माटी पटके वो किसका काम कर रही है, जल विभाजक का काम कर रही है। बस वही है पर्वत या उच्च भूमि, है ना। बड़े रूप में ये पर्वत या उच्च भूमि। अब भाई ये तो है नहीं है कि ऊंची चीज़ पे होकर जल बह के जाएगा, भाई वो तो अपने साइंस के नियम अनुसार ही तो बहेगा। पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। कौन? पर्वत या उच्च भूमि। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। अपवाह ये शायद गंगा है। भारत में अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब वो ये पूछ लेगा कि बताइए भारतीय नदियों को कितने मुख्य भागों में यहाँ पर वर्गों में विभाजित किया जाता है। 1 2 4 5 2। कौन कौन से? हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। आराम से रस लेते हुए चलें। एनसीईआरटी बहुत शानदार बुक है। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। आई समझ में।
सिंधु अपने एरिया में कम बहती है, पाकिस्तान में ज़्यादा बहती है, लेकिन है तो ये हिमालय की नदियाँ ना। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है हैं सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गौरजों का निर्माण किया है। अब वो पूछ लेगा, बताइए गौरजों क्या है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया ये है गार्ज। पहाड़ों में बहती है ना, वो कटाव कटाव कर लेती है ना, वही है गार्ज। गार्ज आगे चलते हैं। गार्ज क्या है ये? तीव्र अपरदन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ मध्य एवं निचले यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। मध्य एवं निचले भागों में नदियाँ निम्न में से कौन सी आकृति बनाती है? बीसर, गोखरू झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। चित्र 3.3 देखते हैं क्या है बीसर और गोखरू झील। नदी की विभिन्न अवस्थाएं। भाई देख, यहाँ से तो शुरुआत होती है नदी की, है ना, नदी का स्रोत, फिर धीरे 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 बढ़ी जाती है और आपस में इसमें और छोटी छोटी नहरें, है ना, मिलती जाती है और नदी का आकार बढ़ता जाता है ऊपरी भाग। इसके बाद में ये नीचे आती जाती है हैं। ये मध्य भाग है, मध्य भाग में चौड़ी होती जाती है ना। विसर्प बोलते हैं जो मुड़ती है ना नदी, जो मुड़ती है ये, जैसे कि इधर से आके यो मुड़ी, है ना, तो इसको ही बोलते हैं विसर्प। फिर गोखरू झील। अब गोखरू झील पर विसर्प में डिफरेंट ये है ना, विसर्प तो नदी में ही होता है, जैसे कि ये मुड़ाव होता है नदी को, उसी को ही बोल सकते हैं अपन विसर्प, है ना। ठीक है, चौड़ा एरिया हो जाता है उस समय जो नदी टर्न लेती है ना उस समय, ठीक है। लेकिन ये भूमिगत यहाँ से होती है और यहाँ से भूमिगत होने के बाद में यहाँ दिखती है और यहाँ मुड़ के फिर यहाँ भस्म हो जाती है और फिर इनमें मिल जाती है, तो ये अलग दिखती है ना, इसको बोलते हैं गोखरू झील। यहाँ भूमिगत है, यहाँ भूमिगत रूप से पानी आ रहा है और पानी भूमिगत अंदर से यानी अंडरग्राउंड से ही इस नदी में मिल रही है और ये बाहर है। तो ये बाहर इस वजह से है कि यहाँ जो भौगोलिक एरिया है वो नीचा होगा शायद, है ना, इस वजह से। ये जो जो नदी का एरिया है ना, इससे शायद ये नीचा होगा, इस वजह से यहाँ ऊंचा होगा, यहाँ पर कंकड़ वगैरह ये होंगे, है ना। ये है गोखरू झील इसे बोलते हैं। अब है निचला भाग, इसके बाद में डेल्टा। निचला भाग, गोखरू झील, विसर्प। क्वेश्चन पूछा था, बताइए विसर्प क्या है, यहाँ पर गोखरू झील क्या है। मध्य भाग, ऊपरी भाग, नदी का स्रोत। भाई इसके बाद में शुरू करते हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, क्योंकि प्रायद्वीपीय। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय जो भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं?
प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है। अब वो पूछ लेगा पश्चिम घाट है ना, जैसे कि ये अपना भारत है, तो भाई ये बताइए प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकतर किस घाट से निकलती है, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। हिमालय की नदी सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली नदी है, निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं ये नदियां लंबी है ये नदियां लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इसमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। आई बात समझ में? किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। लद्दाख से वो पूछ लेगा, बताइए जो सिंधु नदी है वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख से प्रवेश करती है। और अभी ताज़ा की खबर है भाई साहब, है ना, लद्दाख की जो ऊंची ऊंची सड़कें होती है ना, और उसके वो बीच में जैसे कि ये सड़क जा रही है और सड़क जा रही है तो इसके आसपास नदी रहती है। नदी का गार्ज होता है बहुत ऊंचा, और यानी कि उसकी गहराई बहुत होती है सड़क के नीचे। तो वहाँ से भाई एक है ना फौजियों की ना पलस है ना, वो बस है ना, वो गिर गई खाई में, तो इस वजह से 9 पुलिस जवानों की मौत हो गई, एक घायल है। यहाँ क्या है कि बहुत तगड़े घुमावदार मोड़ है, ठीक है ना, थोड़ी सी साधन दुर्घटना सावधानी हटी, और इधर से साधन भी आ रहे थे, वह एक कोई गाड़ी वाड़ी थी, इस वजह से, यानी कि एक गाड़ी आती है ना इससे, तो दूसरी गाड़ी को साइड लेना बहुत कठिन काम होता है, तो इसी वजह से हुआ है शायद ये दुर्घटना। सिंधु नदी तंत्र ना, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई है नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। दर्शनीय लद्दाख से इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे कि जास्कर, नुब्रा, सयोग तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। अब वो ये पूछ लेगा, बताइए निम्नलिखित में नुब्रा किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय कार्य का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे कि जास्कर, नुब्रा, सयोग तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। जास्कर जास्कर, नुब्रा, सयोग तथा हुंजा। जास्कर, नुब्रा, सयोग तथा हुंजा, ये नाम याद होने चाहिए भाई। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे कि एक तो जास्कर है, नुब्रा है, सयोग है तथा हुंजा। बताइए सयोग किसकी सहायक नदी है? यहाँ पर हुंजा, नुब्रा, जास्कर, नुबेरा, सयोग है तथा हुंजा। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी मिल जाती है। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है।
के बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब तथा शेष भाग, एक तिहाई हिस्सा ही आता है अपने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। 2900 भाई लंबाई सिंधु नदी की। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौते सिंध के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों से सिंचाई के लिए करते हैं। यानी 20% क्यों भाई? समझौता किया था भाई ये 1960 में इस वजह के तहत। बीस प्रतिशत जल। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमालय से कोई दिक्कत नहीं है ना। गंगा से गंगोत्री धारा है भागीरथी। गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में, अलकनंदा उत्तराखंड के, अरुणाचल प्रदेश अलग है, उत्तराखंड प्रदेश अलग है, हिमाचल प्रदेश अलग है। जब उत्तराखंड की बात कर रहा है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पूछ लेता है वो कि बताइए गंगा नदी किस हिमानी से निकलती है? गंगोत्री। गंगा नदी की मुख्य धारा है भागीरथी। और गंगा नदी कहाँ मिलती है? हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें मिलती है। अलकनंदा एक धारा है ना, जो उत्तराखंड का स्थान है देवप्रयाग, इसमें मिलती है। ठीक है भाई। अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के, कोई दिक्कत नहीं है, यह से यमुना, यह से यमुनोत्री, गे से गंगोत्री, गे से गंगा। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल, हिमालय है ना। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल, हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोना ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। दोबारा ले ले। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संयोग है। देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम। ये मकान बना रखे हैं भाई। इसी एक है ना बाढ़ आई थी उत्तराखंड वगैरह में, जो यहाँ के जो थे ना वो सब क्योंकि बह के आई थी, गार्ज आए थे, मल माकड़ वगैरह जैसे कि पर्वतों का ये, तो ये जो आसपास के घर थे ना सब उनको बहा के ले गए भाई।
नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्यों प्रदूषण के प्रभाव को कम करना गंगा से संबंधित तथा इसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। आप इस परियोजना के बारे में और जानकारी निम्न वेबसाइट से प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, वैसे नाम से पता चला है। नमामि गंगे गंगा, ये गंगा नदी के लिए। अब कहाँ थे अपन? अपन थे भाई साहब, एक मिनट, यहाँ से है ना, घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीप उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ, प्रायद्वीप की बात आ गई अब, चंबल, बेतवा तथा सोन है। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। वहाँ तथा दाहिने किनारे सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। कौन सा? फरक्का। पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। गंगा नदी कहाँ तक बहती है? फरक्का, है ना। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी दो भागों में बट जाती है, भागीरथी, हुगली, जो कि इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। पश्चिम बंगाल, फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बट जाती है, भागीरथी, हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई, मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिलती है। कहाँ? बांग्लादेश। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन आ चुका है, बताइए समुद्र में मिलने से पहले गंगा किस नाम से जानी जाती है? अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। मेघना। क्या आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है? सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है ना भाई, 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 देखें। क्या आप गंगा नदी के बाह्य तंत्र को पहचान सकते हैं? 3.4 देखते हैं भाई, चल कहाँ है 3.4? गंगा नदी, ये घाघरा, गंडक, कोसी, फिर इधर, और ये किधर भी जा रही है ना, और यहाँ ठीक है। चित्र 3.4 देखें। क्या आप गंगा नदी के बाह्य तंत्र को पहचान सकते हैं? अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला नगर, अम्बाला नगर सिंधु
तथा गंगा नदी। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। कौन सा नगर? अम्बाला। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। ठीक है ना। कौन सा नगर स्थित है? अबाध तंत्र को पहचान। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला नगर 2500 किलोमीटर। अठारह सौ किलोमीटर, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। हाँ, ढाल ढाल जैसे कि ये आई बात समझ में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी निकट से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, यानी कि ब्रह्मपुत्र सिंधु से बड़ी है। आई बात समझ में। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा वारवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर के माध्यम से प्रवेश करती है। अब आ रही है बात भाई ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। दोबारा देख लें। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से आई बात समझ में। क्वेश्चन आएगा यहाँ से। दोबारा देखें। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा वारवा शिखर 7757 के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौज के माध्यम से प्रवेश करती है। बताइए ब्रह्मपुत्र यू का आकार कहाँ बनाती है? नामचा वारवा शिखर कौन सा आकार बनाती है? यू। कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में गौज के माध्यम से, जहाँ जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। दिबांग, लोहित, केनुला। दिबांग, लोहित, केनुला। दिहांग भाई, दिहांग बोलते हैं किसको? ब्रह्मपुत्र को। और गंगा नदी को क्या बोलते हैं? गिरने से पहले भाई, जलप्रपात बनाने से पहले गंगा नदी को क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। वो तो सही है ना। जब इसको क्या बोलते हैं? मेघना। ठीक है ना, मेघना भाई, ध्यान रखना। गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है।
आगे चलते हैं। तथा दिवांग, लोहित, केनुला वह इसकी दूसरी सहायक। बताइए ब्रह्मपुत्र की निम्न कौन सी सहायक नदी है? दिवांग है, लोहित है, केनुला है। दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये है भाई वो, तिब्बत में तो कहा जाता है सांगपो और बांग्लादेश में जमुना। ठीक है ना, जमुना। किसको? ब्रह्मपुत्र को। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे नदीय द्वीप का नाम याद है? हाँ, माजुली। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। लेकिन ये बात तो सही है तेरी, लेकिन यहाँ तो अलग बोल रहा है ये। अतः यहाँ इस तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। हाँ, भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, अपने देश में बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है, गुम्फित, तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। ब्रह्मपुत्र बाढ़ के द्वारा कहाँ सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है? भारत, बांग्लादेश, तिब्बत। असम है ना, और बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के बार में परिवर्तन लाती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब बात है प्रायद्वीपीय नदियों की, जैसे कि ये भारत है अपना, है ना, तो प्रायद्वीप यहाँ है ना, पूरा जो एरिया है ना ये प्रायद्वीप का ही है। ये प्रायद्वीपीय नदियाँ, पहले जो रहा है ना उसको देख लेते हैं, है ना भाई। ये है सिंधु, है ना, बूलर झील, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज। जाती तो ये हिमालय से ही है, लेकिन पाकिस्तान बहती है ये। इस वजह से पाकिस्तान उपजाऊ प्रदेश कहा जा सकता है। और अपन 20% ही लेते हैं भाई सिंधु नदी का। ब्यास नदी, गोविंद सागर, है ना। इसके बाद में सांबर, नमक झील, यमुना, गंगा, फिर है ना राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, चंबल नदी, बेतवा नदी, चंबल के नीचे है बेतवा। जब यमुना, गंगा, शारदा, घाघरा, है ना, सोन, गंडक, कोसी, बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र, तिहंग, लोहित, सांगपो नदी, सांगपो, 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 नर्मदा नदी, तापी नदी, पैनगंगा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी,
नर्मदा नदी, तापी नदी, पैनगंगा नदी, गोदावरी नदी। गोदावरी काफ़ी बड़ी है भाई। गोदावरी देखिए इधर आ गई, इसमें एक और मिल गई है पैनगंगा नदी। नर्मदा, नर्मदा से नीचे है तापी, फिर पैनगंगा। ये कौन सी नदी है भाई? ये सब एक में मिलके इधर जा रही है। गोदावरी नदी, पैनगंगा नदी, कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर, कोलारो झील, तुंगभद्रा नदी, नीलांगमक्की झील है ना, कृष्णा सागर झील, कृष्णा सागर झील, कावेरी नदी, वेवनाथ जी नीचे नीचे है कावेरी नदी, वेवनाथ जी, वेवनाथ, वेवनाथ झील, कावेरी नदी, पुलिकट झील। पूछ लेता है वो, बताइए पुलिकट झील कहाँ है, कृष्ण सागर झील कहाँ है, तुंगभद्रा नदी कहाँ है, लिंगाम मक्का झील कहाँ है, कोलर झील, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी, निजाम, नाम का जमीन है निजाम सागर, निजाम सागर, ये है निजाम सागर। गोदावरी, नर्मदा, तापी, नर्मदा से नीचे है तापी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, पैनगंगा, महानदी। ये तो मेन है, और काफ़ी छोटी छोटी बहुत बड़ी, और काफ़ी छोटी छोटी बहुत नदियाँ हैं। ये बताइए गंगा नदी में नीचे से कौन सी नदी मिलती है? सोन भी मिल रही है। और यमुना में कौन सी नदी मिलती है नीचे से चंबल के अलावा? बेतवा नदी। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिम घाट द्वारा होता है, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। पश्चिम घाट से, जैसे कि ये है ना, जब पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं, लेकिन पश्चिम घाट से जो पूर्व की साइड बहेगी ना, वो बड़ी नदियां हैं भाई, आने वाली अनेक नदियाँ। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं, एक तो नर्मदा है, एक तापी है, जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है? पश्चिम घाट से उत्पन्न होती है और पश्चिम में ही बहती है। नर्मदा एवं तापी। कहाँ है नर्मदा एवं तापी? नर्मदा एवं तापी, नर्मदा ये रही ना, नर्मदा और तापी। ये पैनगंगा है, ये गोदावरी नदी है। पश्चिम की ओर बह रही हैं ये नर्मदा और तापी। आई बात समझ में? नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीप नदियों की अववाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। प्रायद्वीप नदियाँ की अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी मतलब जैसे कि ये नदी है ना, तो ये जो अपवाह द्रोणी है ना, ये छोटी होती है।
नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। अमरकंटक पहाड़ी के निकट है नर्मदा द्रोणी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों से यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। दोबारा देख ले। नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। पश्चिम की ओर किस में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है। जबलपुर तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार का प्रपात है जबलपुर। बताइए कौन सी नदी धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है? धुआंधार नर्मदा। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहीं धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा द्रोणी। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। समकोण पर नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई। आप इसके बारे में इस वेबसाइट से जान सकते हैं। तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल, ऐसे याद कर सकते हैं भाई, है ना। तापी, जब तापी में तय है तो बैतूल है। बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है, बहुत अधिक संकीर्ण। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती है। ये आ सकता है भाई, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी तट में बहती है? साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार है। साबरमती सही है ना। माही, भारतपूजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं, एक तो साबरमती है, साबरमती, माही, भारतपूजा का नाम नहीं सुना भाई, भारतपूजा नदी बहती है। साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार है। पेरियार केरल में है। उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ से ये नदी बहती है। पेरियार तो केरल में है ना। भारतपूजा को पता नहीं। माही गुजरात में है शायद। माही, साबरमती भी गुजरात में है। साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार है। पेरियार तो केरल में है ना।
साबरमती माई भी गुजरात में है। भारत पूजा का पता नहीं है। अब है गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह है महाराष्ट्र के नासिक जिले में। गोदावरी द्रोणी, गोदावरी, गोदावरी, ये है भाई गोदावरी द्रोणी। मैंने नर्मदा नदी होगी तापी नदी, जब ये गुजरात में तो है गोदावरी नदी। किधर गई है ना गोदावरी नदी, गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र की नदी द्रोणी का 50% भाग। मध्य प्रदेश, ओडिशा। गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 1500 किलोमीटर, ये बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका पायतंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र है ना, नदी द्रोणी का 50% भाग। द्रोणी यह है, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। जो ये नहर वहर जाती है ना छोटी मोटी, वो है द्रोणी। जब इसका 50% आई बात समझ में, महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, पैनगंगा तथा पैनगंगा। जब यार भाई सुन मेरी बात, पैनगंगा पैनगंगा तो याद है, इनको तो कर देंगे अपन, लेकिन पूर्णा, वर्धा, प्राहिन्यता और मांजरा ये याद नहीं है। सहायक नदियाँ बताइए। प्राहिन्यता, प्राहिन्यता किसकी सहायक नदी है? गोल है मामला एकदम, नीलवटे सन्नाटा। आई बात समझ में? तो देख भाई, सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, पूर्णा, वर्धा, वर्धा, प्राहिन्यता, प्राहिन्यता गोदावरी में, मांजरा, माजरा, माजरा से याद कर सकते हैं। माजरा भाई क्या माजरा है ना, माजरा। पैनगंगा, 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 पैनगंगा ये तो याद है। माजरा भी हो गया याद है ना, माजरा। और प्राहिन्यता, वर्धा और पूर्णा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, किसका? महानदी का। तथा यह ओडिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी आबादी द्रोणी महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है तथा उड़ीसा में है। महानदी द्रोणी, महानदी द्रोणी ये है भाई। इसकी आबादी द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। ठीक है ना? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी, कृष्णा द्रोणी कितना हो रहा है पाठ? झीलें आ गई फिर, कोई दिक्कत नहीं है ना। कौन सा है? कृष्णा द्रोणी। कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वरम के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
कहाँ से निकलती है कृष्णा? महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से। कृष्णा कृष्णा महाराष्ट्र के, है ना, पश्चिम घाट में महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकल कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैलती है। कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर, ये बताइए कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? जब ये निकलती है महाबलेश्वर के निकट से, लेकिन महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र। 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। जब सहायक नदी कौन कौन सी है? एक तो तुंगभद्रा है, बताइए तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, है ना, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा। कावेरी द्रोणी, कावेरी द्रोणी कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है। दोबारा ले लो भाई, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकल कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। ये बताइए भीमा किसकी सहायक नदी है? मूसी किसकी सहायक नदी है? मूसी। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, है ना कृष्णा। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा ये तो कोई बात नहीं, कर देंगे। मूसी तथा भीमा, कृष्णा मूसी एक अलग सा लग रहा है ना, कृष्णा द्रोणी की है, कृष्णा नदी की। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। अब है कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कूडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है ये? तमिलनाडु में कूडलूर के दक्षिण में ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कूडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदी है अमरावती, भवानी, हेमावती तथा कावेरी। अमरावती, भवानी, हेमावती, कावेरी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। अमरावती, अमरावती, भवानी, हेमावती, कावेरी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। कौन सा? दूसरा। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। ये बताइए भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन बनाती है? कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। शिव समुद्रम। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। कोलार। मैसूर, बंगलौर तथा कोलार। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात माजुली तो द्वीप है, प्रपात की बात नहीं है। दूसरा तो यह है शिव समुद्रम। यह ग्रह तो अमेरिका में है, पता नहीं भाई, देख लेना। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ हैं जो पूर्व की तरफ बहती है।
दामोदर, ब्रह्मानी, बैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति याद कीजिए। दामोदर, ब्रह्मानी, बैतरणी, दामोदर, ब्रह्मानी, बैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति याद कीजिए। दामोदर, ब्रह्मानी, बैतरणी तथा सुवर्णरेखा। दामोदर, ब्रह्मानी, बैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में स्थित इनकी स्थिति याद कीजिए। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए पृथ्वी का कितना धरातल जल से ढका हुआ है। 71 है ना, 97, 35 ऐसे ऑप्शन था। 71, लेकिन इसका 97% जल अलवणीय है। 97 बढ़िया है ना, क्योंकि खारा है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसकी 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। 3/4, 3/4, केवल 3% स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है, यानी बर्फ के रूप में। 71, 97, 3 और 3/4। पूर्व की तरफ बहती, बताइए निम्न से कौन सी पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्रह्मानी, बैतरणी, स्वर्णरेखा। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित है। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कूडैलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती। वो बात तो सही है यार, लेकिन याद भी तो होना चाहिए ना भाई। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिम घाट से निकलती है। किससे निकलती है? ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, और तमिलनाडु में कूडैलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बताइए निम्न से कौन सी नदी या कौन सी द्रोणी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? कावेरी। इसकी लंबाई 760 किमी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी और हेमावती तथा काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। भारत में दूसरे सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसमें शिव समुद्रों के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर बंगलौर तथा कोलार क्षेत्र को प्रदान की जाती है। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। अब हैं झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से जो आप परिचित ही होंगे। शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर गए होंगे तथा वहाँ नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं।
बताइए झील किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के गर्त यानी कि खड्डे वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है। सही परिभाषा है, शॉर्ट एवं स्वीट। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। बड़े आकार वाली झीलों को जैसे कि कैस्पियन, मृत तथा अरल। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी आता है, जैसे कि अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका निर्माण हिमानियों भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। अंतर्देशीय है ना, अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें, मतलब अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानव क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटकर गोखरू झील का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। गोखरू झील, गोखरू क्या है? एक विसर्प, जैसे कि ये नदी है ना भाई, ये नदी है, अब ये नदी है, अब ये गई और फिर ये ऐसे, तो ये वाला है ना, ये विसर्प है, झील का निर्माण करती है ना। नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखरू झील का निर्माण करती है। विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखरू झील का है ना निर्माण करती है। स्पिट तथा वार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगुन का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, फुटकर झील तथा कोलरू झील। तटीय क्षेत्रों में लेगुन का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। बात तो तेरी सही है, लेकिन समझ में नहीं आ रही है। गोखरू को देखिए भाई, गोखरू कहाँ है? गोखरू ना, गोखरू गोखरू गोखरू, ये है गोखरू और ये विसर्प है। आगे चलते हैं अब। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। ये तो आगे झील तो समझ में है। गर्त में पानी का भरना उसको ही बोलते हैं झील। छोटे गर्त झील और बड़ी झील है ना, बड़ी। अब वो पूछ सकता है ये कि भाई कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर किन झीलों का उदाहरण है? बहुत बड़े आकार। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखरू झील का निर्माण करती है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में
कटकर गोग्र झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगुन का निर्माण करते हैं। लेगुन का निर्माण कौन करते हैं? स्पिट तथा बार को बोलते हैं रोधिका, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलोरू झील। अब वो क्या देगा? वो ये दे सकता है, बताइए निम्न में से कौन सी लेगुन के द्वारा निर्मित झील है? स्पिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं। जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। चिल्का, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सामर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। यह है भाई लोकताक झील। लोकताक झील, ये मछली पकड़ने का जुगाड़ लगा रहे हैं ये। लोकताक या लोकटक, ये घर बना रखे हैं हमने, आदिवासी हैं ये मंदिर लग रहा है मुझे, ठीक। लाइट आ गई क्या? लाइट यार, ये लट्ठे हैं कि क्या है? नहीं, लट्ठे तो नहीं है, ये लाइट नहीं है यहाँ पे, कुछ और है ना। झोपड़ी बना रखी है पानी के जस्ट में। ये इधर बच्चे खेल रहे हैं। लोकटाक झील, इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे, है ना। फोटो लोकताक झील, लोकताक या लोकटक एक ही बात है। वाली झीलें कभी कभी मौसम होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सामर झील को एक लवण जल वाली झील, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालयी क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने यह कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। वो पूछ सकता है भाई, बताइए बुलर झील का निर्माण हुआ है, भूगर्भीय क्रियाओं से बना है। बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक, बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। दोबारा से देखते हैं भैया, है ना। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। कौन सी? बुलर झील। बात आ रही है प्राकृतिक झील की है। आई समझ में? कोई दखलंदाजी नहीं मानव निर्मित, ये प्रकृति द्वारा बनी हुई है प्राकृतिक झील। किसकी है? मीठे पानी की, बुलर झील। बुलर झील उड़ीसा में है ना। बुलर झील उड़ीसा में है। डल झील कश्मीर, बुलर झील उड़ीसा। चिल्का है उड़ीसा में। चिल्का है उड़ीसा में, बुलर शायद जम्मू कश्मीर वगैरह में है, देख लेना। चिल्का है उड़ीसा में, ये तो पक्का है। बुलर जम्मू कश्मीर में, हाँ सही है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक, बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नगल परियोजना। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। बांध बनाने से भी, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना। नंगल है नंगल भाखड़ा नंगल परियोजना क्रियाकलाप। एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए।
झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। यह आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है। क्या हमें मनोरंजन प्रदान करती है? तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। दोबारा देख ले भाई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये है याद करने वाला। गोविंद सागर, बताइए वह कौन सी झील है जिसका निर्माण बांध बनाने से हुआ है? गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नंगल परियोजना के तहत। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल। ताक है इसमें, लोकटक, अभी जो देखी थी ना वो। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए यहाँ जहाँ के अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना एनआरसीपी क्या है? एनआरसीपी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। एनआरसीपी राष्ट्रीय नदी संरक्षण। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान जीएसपी के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत है। एनआरसीपी को उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। 25/7/2017। एनआरसी पीडीएफ एस ऑन। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान जीएसपी के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1985 में वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी फुल फॉर्म बताइए? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत है। एनआरसीपी का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता को सुधार करना है। किसका? एनआरसीपी का। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिकृत यानी जिसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। मतलब दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण उनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसे कार्य योजना के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें।
बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन। इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। अभ्यास। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आ गया ना? जम्मू कश्मीर है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भैया नर्मदा नदी का उद्गम पश्चिम घाट के ढाल कर दें हैं या फिर अमरकंटक करें? बता क्या करें? अमरकंटक कर देते हैं, चल देख लीजिएंगे, देख लेंगे बाद, देख ही लेते हैं। चलो ना, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा, नर्मदा कावेरी कृष्णा है ना, नर्मदा नर्मदा। हाँ, अमरकंटक पहाड़ी के निकट स्थित है। मध्य प्रदेश अमरकंटक पहाड़ी के निकट स्थित है। आगे चलते हैं। जब नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक। निम्न में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? निम्न में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? निम्न में से कौन सी लवणीय जल वाली, यानी कि खारे वाली? ये तो वो है ना, अपने है सावर। बोलर मीठी है, डल भी मीठी है, गोविंद सागर भी मीठी है। ये बांध से बनी है। वो कौन सी परियोजना है वो? अरे यार, है याद नहीं आ रही, कोष्टक में दे रखी थी, उसके तहत निर्माण हुआ था इसका। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी है? महानदी, गोदावरी। गोदावरी यही, नर्मदा तापी तो छोटी है, गोदावरी है। चल, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंशों से दो होकर बहती है ना। जब भ्रंश, भ्रंश यानी कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश यानी कि कृष्णा, कृष्णा। महानदी, महानदी तो है नहीं है यार। तुंगभद्रा या तापी? एक मिनट देखते हैं ना। हिमालय की नदियाँ आ गई, ये तो है ना, प्रायद्वीप नदियाँ हैं वो, प्रायद्वीप नदियाँ। धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। ये फर्स्ट नंबर का धुआंधार वो जल प्रपात है। कौन बनाती है? नर्मदा, धुआंधार। इसके बाद में गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय है ना, ये आ गई। अब बात आ रही है भ्रंश की। हाँ, तापी है भाई, तापी द्रोणी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक, तापी। तापी है। जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। ऐ भाई, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? गंगा है।
सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। गंगा की दो मुख्य धाराओं, यमुना, गंडक, घाघरा। ये कहाँ एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? मुख्य धाराओं के। अरे भाई ये वो है, एक तो भागीरथी है, आई बात समझ में, और एक अलकनंदा है शायद, है भागीरथी और गंगोत्री है, आई बात समझ में भैया। सहायक नदी नहीं पूछ रहा है। एक तो भागीरथी है और गै से गंगोत्री है। यमुना कहाँ से लगती है? ये से यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है ना, भागीरथी और गंगोत्री। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो ठंडा शीत प्रधान क्षेत्र है, धूल धक्कड़ कम होते हैं। कौन सी दो प्रायद्वीप नदियाँ गर्त से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? कौन सी दो प्रायद्वीप नदियाँ गर्त से होकर बहती है? नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं। इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए, है ना, प्राकृतिक व मानव निर्मित। जब बूलर, जब भाई सांबर, सांबर को देखते हैं ना, सांबर कहाँ है? सांबर, सांबर येरी। सांबर का मतलब है हीराकुंड, पुलिकट, राणा प्रताप सागर बांध, चिल्का, लोकताक, भीमताल, डल। राणा प्रताप सागर, बूलर, गोविंद सागर, अरे ये अलग अलग है, इनको अपन को प्राकृतिक और उनमें करना है, सम्मिलित नहीं करना है अपन को, आई बात समझ में। क्वेश्चन पूछ अलग रहा है, बता कुछ और है, यानी कि कृत्रिम और प्राकृतिक वो बतानी है बस। हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। प्रायद्वीप पठार के पूर्व में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को चिन्हित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। गंगा, सतलुज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी, तिहांग। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को चिन्हित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। चिल्का, सांबर, बुलर, पुलकट तथा कोलेरू। नीचे दी गई वर्ग पहली को हल कीजिए। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर नदी परियोजना, नागार्जुन बांध परियोजना, है ना। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। प्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली बैतूल, बैतूल। तापी कर सकते हैं किसको? तय आ रहा है, बैतूल है, तय तय से तापी। पश्चिम बंगाल का अशोक के नाम से कोसी। किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर सतलज से। रोहतांग दर्रा के पास किस नदी का स्रोत है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सिंधु नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में है। इतने क्वेश्चन बढ़ रहे हैं भाई। सिंधु नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में है। बृहस्पति होकर अरब सागर में मिलने वाली नदी। दक्षिण भारतीय नदी जो ग्रीष्म तथा शीत ऋतु दोनों वर्षा का जल प्राप्त करती है। लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान में बहने वाली नदी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी। यमुनोत्री, यमुनोत्री से निकलने वाली नदी। ठीक। तो ये पार्ट था भाई, है ये पार्ट था, दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 101% और शानदार क्वेश्चन और आएगा, आई बात समझ में। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP 1985 से गंगा एक्शन प्लस के साथ आरंभ हुआ। गंगा एक्शन प्लान
और 1995 में लोकटाक झील, लोकटक बोल सकते हैं। कावेरी द्रोणी, ये द्रोणी में से ही आएगा, कावेरी कृष्णा। महानदी, दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी, द्रोणी, तापी, द्रोणी है ना। इसके बाद में यू, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम। वेवनाद झील, वेवनाद झील, कावेरी नदी, कृष्णराज सागर झील, पुलकट झील, तुंगभद्रा नदी, लिंगामक्की झील, कृष्णा नदी, कोलारू झील, चिल्का झील उड़ीसा, सावर झील, गोविंद सागर, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, देखिए बुलर झील, तिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र, कोसी नदी, गंगा नदी, नर्मदा, ये है नर्मदा के नीचे है तापी, तो दोनों ही गुजरात में है। इसके बाद में पेन, फिर गोदावरी, निजाम सागर, ये झील है निजाम सागर, नागार्जुन सागर, कोलारू झील, आगे चलते हैं, विसर्प, गोखरू, गार्ज। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।